सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं आपकी हिंदी मैडम क्लास 10 के सभी बच्चों को फिर से ऑनलाइन क्लास में स्वागत करती हूँ। आज हम बड़े भाई साहब पाठ का अध्ययन करेंगे। हमने पहले से इस पाठ का लेखक परिचय, शब्दार्थ और सारकथा का चर्चा कर चुके हैं। आप जान चुके हैं बच्चों, बड़े भाई साहब पाठ की कहानी दो मुख्य पात्र के इर्द गिर्द घूमती है। एक है बड़े भाई साहब, दूसरे हैं छोटा भाई। छोटा भाई जो कि इस कहानी के मुख्य पात्र है, कहानी स्वयं कह रहे हैं। अर्थात हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कहानीकार प्रेमचंद जी की यह कहानी आत्मकथा शैली में लिखी हुई एक प्रमुख कहानी है। आत्मकथात्मक का अर्थ बच्चों अपनी कहानी स्वयं कहना, इसीलिए कहानी में नाटकीयता आ गई है। तो आइए बच्चों इस कहानी की चर्चा करते हैं। यह अत्यंत ही रोचक कहानी है। आओ बच्चों, आज का हम अपना पठन शुरू करते हैं। पाठ का नाम है बड़े भाई साहब। मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े, लेकिन केवल 3 दर्जे आगे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया। उम्र का अर्थ है आयु। लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में बहुत जल्दबाजी से काम लेना पसंद ना करते थे। तालीम यानी कि शिक्षा, जल्दबाजी का अर्थ है शीघ्रता दिखाना अथवा उतावला होना। ठीक है बच्चों, इस भवन की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे जिस पर आलीशान महल बन सके। बुनियाद का अर्थ नींव और आलीशान का अर्थ है शानदार। वो शानदार महल बनाने के लिए बुनियाद को मजबूत करना पड़ता है। 1 साल का काम 2 साल में करते थे, कभी कभी 3 साल भी लगते थे। बुनियाद ही पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पायदार बने। पुख्ता का अर्थ है बच्चों मजबूत। बुनियादी पुख्ता का आशय है नींव का मजबूत होना। जैसे कि किसी भवन की मजबूती उसके आधार अथवा नींव पर निर्भर करती है, तो इस पाठ में यहाँ बुनियाद पुख्ता होने से आशय यह है कि जल्दबाजी ना करके गहन अध्ययन करना। इसीलिए कहा गया है बड़े भाई साहब का पढ़ाई कभी कभी दो बड़ी साहब का पढ़ाई 1 साल की पढ़ाई 2 साल, कभी कभी 3 साल भी हो जाती थी। समझ में आ गया बच्चों? मैं छोटा था, वो बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल की थी, वह 14 साल के थे। उन्हें मेरी तंबियत और निगरानी का पूरा और जंसित अधिकार था, और मेरी शालीनता इसी में थी कि उनके हुक्म को कानून समझूं। निगरानी का अर्थ है नज़र रखना, और तंबिया यानी कि डांट डपट करना। यानी कि 14 साल के भाई साहब अपने से 5 साल छोटे भाई को डांट डपट करते थे, उसके ऊपर नज़र रखते थे जैसे कि वो स्वयं बच्चा ना होकर वो बुजुर्ग हो। समझ में आ गया बच्चों? बड़ा भाई छोटा भाई से सम्मान चाहता है और छोटा भाई भी उसके हुक्म को कानून समझते हैं। वह स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे, हरदम किताब खोले बैठे रहते और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कभी कापी पर किताब के हाशियों पर यानी पन्नों पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें आदि बनाया करते थे। कभी कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षर में नकल करते, कभी कभी शब्द रचना करते आदि ऐसे काम करते थे। और उनकी कॉपी में कभी कभी ऐसे शब्द लिख देते थे जो कि उन्हें उसका अर्थ समझना लेखक के लिए बहुत ही मुश्किल होता था। और लेखक कहते हैं उनसे ये सब पूछने का साहस नहीं होता था, क्योंकि वो 9वीं जमात में थे यानी कक्षा में थे और लेखक 5वीं में थे। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मुँह बड़ी बात थी। इसका अर्थ है बच्चों अनधिकारी द्वारा कही हुई कोई गैर जिम्मेदारी बात। छोटा मुँह
बड़ी बात का अर्थ। यहाँ पर लेखक अपने बड़े भाई साहब के अध्ययनशील स्वभाव के बारे में बता रहे हैं। उनके बड़े भाई साहब अध्ययन करने बैठते थे तो जब वो अपने दिमाग को आराम देने के लिए ऐसी हरकतें करते थे जो कि लेखक के समझ में नहीं आती थी, क्योंकि उनके कॉपी में जो कुछ वो लिखते थे वो लेखक समझ ही नहीं पाते थे। मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल ना लगता था। 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ था यानी कि मुश्किल था। मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता और कभी कंकरियाँ उछलता, कभी कागज़ की तितलियाँ उड़ाता और कहीं कोई साथी मिल गया तो पूछना ही क्या, कभी 4 दीवारी पर चढ़कर नीचे कूद रहे हैं, कभी फाटक पर सवार उसे आगे पीछे चलाते हुए मोटर कार का आनंद उठा रहे हैं। लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का रौद्र रूप देखकर प्राण सूख जाते। रौद्र रूप यानी कि भाई साहब का भयंकर रूप, प्राण सूख जाना यानी कि डर। उनका पहला सवाल यह होता, कहाँ थे? हमेशा यही सवाल इसी ध्वनि में हमेशा पूछा जाता था और इसका जवाब मेरे पास केवल मौन था। मौन यानी कि चुप, यानी उनका कोई जवाब वो नहीं देती थी। ना जाने मेरे मुंह से यह बात क्यों ना निकलती कि जरा बाहर खेल रहा था। मेरा मौन कह देता था कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है और भाई साहब के लिए उसके सिवा और कोई इलाज ना था कि स्नेह और रोज से भरे मिले हुए शब्दों में मेरा सत्कार करें। यहाँ पर लेखक अपना स्वभाव और बड़े भाई साहब के उनके ऊपर जो अनुशासन था उसका वर्णन किए हैं। लेखक को खेलने कूदने तथा मौज मस्ती करने में आनंद आता था। वह प्रायः अवसर पाते ही हॉस्टल से बाहर आकर कंकरियाँ उछलना, कागज़ की तितलियाँ उड़ाने लगना, कभी कभी लेखक अपने मित्रों के साथ गप्पे हाँकना आदि ऐसे हरकत करते थे। और घर आते ही उनके प्राण सूख जाते थे, यानी कि डर लगता था, क्योंकि उनके भाई साहब उनके उस व्यवहार से यानी घूमने फिरने से उन्हें डांटा करते थे। अब बच्चों देखते हैं बड़े भाई साहब की अंग्रेजी भाषा के प्रति क्या विचार हैं, इसको पढ़ते हैं। इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो ज़िंदगी भर पढ़ते रहोगे और एक हार ना आएगा। एक हार का अर्थ है अक्षर। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है। हंसी खेल का अर्थ है आसान। अगर ऐसा होता तो एरा गैरा नत्थु खेरा भी अंग्रेजी का विद्वान हो जाता। यहाँ रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती है और खून जलाना पड़ता है, तब कहीं यह विद्या आती है। आंखें फोड़ना का अर्थ बच्चों ध्यान से पढ़ना, खून जलाना पड़ता है का अर्थ है खूब मेहनत करना पड़ता है, तब कहीं यह विद्या आती है। और आती क्या है? हाँ, कहने को आ जाती है। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते, बोलना तो दूर ही रहा। और मैं कहता हूँ तुम कितने घोंगे हो कि मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते। घोंगे का अर्थ है मूर्ख। ठीक है बच्चों, मैं कितनी मेहनत करता हूँ यह तुम अपनी आँखों से देखते हो। अगर नहीं देखते तो यह तुम्हारी आँखों का कसूर है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। इतने मेले तमाशे होते हैं, मुझे तुमने कभी देखने जाते देखा है? रोज़ ही क्रिकेट और हॉकी मैच होते हैं, मैं पास नहीं फटकता। पास फटकना का अर्थ है नज़दीक जाना। हमेशा पढ़ता हूँ, उस पर भी एक एक दर्जे में 2-2, 3-3 साल पढ़ता रहता हूँ। फिर भी तुम कैसे आशा करती हो कि तुम यूँ खेलकूद में वक्त गंवाकर पास हो जाओगे? मुझे तो 2 ही 3 साल लगते हैं, तुम उम्र भर यूँ खेलकूद में वक्त गंवाकर पास हो जाओगे?
मुझे तो 2 ही 3 साल लगते हैं। अगर तुम्हें इस तरह उम्र गंवानी है तो बेहतर है घर चले जाओ और मज़े से गुल्ली डंडा खेलो। दादा की गाढ़ी कमाई के रुपए को क्यों बर्बाद करते हो। यहाँ बड़े भाई साहब लेखक को नसीहत देते हुए कहते हैं कि इस तरह से समय बर्बाद करके तुम जीवन में सफल नहीं हो सकते, और क्यों तुम गाढ़ी कमाई को बर्बाद करते हो। यानी गाढ़ी कमाई का अर्थ है मेहनत की कमाई। तो वे कहते हैं कि उन्हें पढ़ाई छोड़कर हॉस्टल से घर वापस चला जाना चाहिए। ये उनकी नसीहत है। मैं यह लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता। जवाब ही क्या था, अपराध तो मैंने किया है, लताड़ कौन सहे। लताड़ का अर्थ है डांट डपट। भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे। निपुण का अर्थ है कुशल यानी दक्ष। ऐसी ऐसी लगती बातें करते, ऐसे ऐसे सुक्तिवाण चलाते कि मेरे जिगर के टुकड़े हो जाते थे और हिम्मत टूट जाती थी। यानी लेखक ये कहना चाहते हैं बड़े भाई साहब उन्हें ऐसे तीखी बातें करते थे कि उन्हें बहुत दुख होता था। जिगर का टुकड़े हो जाना यानी कि बहुत ही दुख होना। इस तरह जान तोड़कर मेहनत करने की शक्ति मैं अपने में ना पाता था, और उस निराशा में जरा देर के लिए मैं सोचने लगता, क्यों ना घर चला जाऊं। जो काम मेरे बूते के बाहर है उसमें हाथ डालकर क्यों अपनी ज़िंदगी खराब करूं। मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर था, लेकिन उतनी मेहनत से मुझे तो चक्कर आ जाता था। लेकिन घंटों 2 घंटों के बाद निराशा के बादल फट जाते और मैं इरादा करता कि आगे से खूब जी लगाकर पढ़ूंगा। चटपट एक टाइम टेबल बना डालता। बड़े भाई साहब की कड़वी बातों को सुनकर लेखक निराश में सोचने लगते कि क्यों ना मैं वापस घर चला जाऊं, क्योंकि उनको ये काम बहुत ही मुश्किल लगती थी। उनके लिए ये कार्य उनकी बस की नहीं थी। उन्हें ऐसा लगता है और वो सोच रहे हैं कि यहाँ रहकर क्यों अपना समय बर्बाद करूं। फिर घंटे 2 घंटे के बाद उनका विचार बदल जाता था और वो एक टाइम टेबल बना लेते थे। उनका टाइम टेबल बनाने का उद्देश्य यह है बच्चों कि बिना पहले से नक्शा बनाए कोई स्कीम तैयार किए काम कैसे शुरू करूं। टाइम टेबल में खेलकूद की मत बिल्कुल उड़ जाती। मत में यानी कि नशा। प्रातः 6 बजे उठना, मुंह हाथ धोना, नाश्ता कर पढ़ने बैठना। तो बच्चों यहाँ पर लेखक इस तरह से टाइम टेबल बना रहे हैं। इसका वर्णन किया गया है। 6 बजे से 8 बजे तक अंग्रेजी, 8 से 9 तक हिसाब, 9 से 9:30 तक इतिहास, फिर भोजन और स्कूल। 3:30 बजे स्कूल से वापस होकर आधा घंटा आराम। 4 से 5 बजे तक भूगोल, 5 से 6 बजे तक ग्रामर, आधा घंटा हॉस्टल के सामने ही टहलना। 6:30 से 7 तक अंग्रेजी कंपोजिशन, फिर भोजन करके 8 से 9 तक अनुवाद, 9 से 10 तक हिंदी, 10 से 11 तक विविध विषयों पर फिर आराम। तो यहाँ पर बिल्कुल खेलकूद का विचार ही नहीं है और दिन रात जी तोड़ मेहनत करने के लिए उन्होंने एक टाइम टेबल बना ली है। मगर टाइम टेबल बना लेना एक बात है, उस पर अमल करना दूसरी बात है। पहले ही दिन उसकी अवहेलना शुरू हो जाती। अवहेलना का अर्थ है तिरस्कार। मैदान की वो सुखद हरियाली, हवा के हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की वो उछल कूद, कबड्डी के वो दांव घाव, वॉलीबॉल की बहुत तेज़ी और फुर्ती मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से खींच ले जाती, और वहाँ जाते ही मैं सब कुछ भूल जाता। वह जानलेवा टाइम टेबल, वह आँख फोड़ पुस्तकें, किसी की याद ना रहती, और भाई साहब की नसीहत। नसीहत का अर्थ है बच्चों उपदेश, सीख। और फजीयत, फजीयत का अर्थ है मेहनत का अवसर मिल जाता। फजीयत का अर्थ है अपमान करने का अवसर मिल जाता। मैं उसके
साय से भागता, उसकी आंखों से दूर रहने की चेष्टा करता। कमरे में इस तरह दबे पाँव आता कि उन्हें खबर ना हो। वो अपने बड़े भाई साहब के डर से वो डर के घर में आते थे। उनकी नज़र मेरी ओर उठी और मेरे प्राण निकले। प्राण निकलना का अर्थ है मुसीबत आना। हमेशा सिर पर एक नंगी तलवार सी लटकती मालूम होती, फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच भी आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है। मैं फटकार और घुड़कियां खाकर भी खेलकूद का तिरस्कार ना कर सकता था। बच्चों, इसका कहने का तात्पर्य यह है कि छोटा भाई खेल कूद सैर सपाटे और मटर गश्ती का बड़ा प्रेमी था। उसका बड़ा भाई इन सब बातों के लिए उसे खूब डांटता डपटता था, उसे घुड़कियों देता था, तिरस्कार करते थे। परंतु लेखक खेल कूद को नहीं छोड़ सकते थे। वह खेलों पर जान छिड़कते थे। जिस प्रकार विविध संकटों में फंसकर भी मनुष्य मोह माया में बंधा रहता है, उसी प्रकार लेखक डांट डपट सहकर भी खेल कूद के आकर्षण से बंधे रहते थे। समझ में आ गया बच्चों? बच्चों, अब आगे देखते हैं। सालाना इम्तिहान हुआ, भाई साहब फेल हो गए, मैं पास हो गया और दर्जे में प्रथम आया। मेरे और उनके बीच में केवल 2 साल का अंतर रह गया। बच्चों, सालाना इम्तिहान का अर्थ है वार्षिक परीक्षा, यानी वार्षिक परीक्षा में भाई साहब फेल हो गए और लेखक प्रथम दर्जे में आते हैं। जी मैं आया भाई साहब को आड़े हाथों लूं। आपकी यह घोर तपस्या कहाँ गई? मुझे देखिए, मजे से खेलता भी रहा और दर्जे में अव्वल भी हूँ। कक्षा में प्रथम आने के कारण भाई साहब के मन में थोड़ा सा अहंकार के भाव पैदा होते हैं। इसीलिए वो चाहते हैं कि भाई साहब को आड़े हाथ लूं, यानी कि उनका ही वो खिंचाई करना चाहते हैं तथा कठोरता पूर्वक व्यवहार करना वो मन ही मन चाहते हैं। लेकिन वो इतने दुखी और उदास थे कि मुझे उनसे दिली हमदर्दी हुई और उनके घाव पर नमक छिड़कने का विचार लज्जास्पद जान पड़ा। परंतु बाद में लेखक का विचार बदल जाता है, क्योंकि बड़े भाई साहब फेल होने के कारण इतने दुखी थे कि वो उनको और दुखी करना नहीं चाहते थे, यानी कि उनके घाव पर नमक छिड़कना नहीं चाहते थे और ये सब करना उनको थोड़ा लज्जास्पद यानी कि अच्छा नहीं लगा। हाँ, मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान हुआ और आत्मसम्मान भी बढ़ा। भाई साहब का वह रोब मुझ पर ना रहा। आज़ादी से खेलकूद में शरीक होने लगा। दिल मजबूत था, मगर उन्होंने फिर मेरी फजीयत करना यानी कि डांट डपट करना तो साफ कह दूंगा, आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया। मैं तो खेलते कूदते दर्जे में अव्वल आ गया। वो ये सोच रहे हैं अगर फिर उनका अपमान होता है तो वो साफ साफ भाई साहब को जवाब देंगे। जबान से यह मने हेकड़ी जताने का साहस ना होने पर भी रंग ढंग से साफ जाहिर होता था कि भाई साहब का वह आतंक मुझ पर नहीं था। लेखक के मन में अब जो विचार आ रहा है वो भाई साहब को तो साफ साफ कह नहीं पा रहे हैं, लेकिन उनके रंग ढंग में हाव भाव में कुछ परिवर्तन आ गया, जिससे कि भाई साहब के लिए जो उनके मन में डर यानी आतंक था वो अब नहीं रहा है। भाई साहब ने इसे भांप लेना यानी कि समझ लेना। उनकी सहज बुद्धि बड़ी तीव्र थी और एक दिन जब मैं भोर का सारा समय गुल्ली डंडे की भेंट करके ठीक भोजन के समय लौटा तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली और मुझ पर टूट पड़े देखता हूँ। बच्चों, तलवार खींचने का अर्थ है लड़ाई के लिए तैयार रहना। टूट पड़ना का अर्थ है तेजी से झपटना।
यानी कि खेलकूद करके आने के बाद भाई साहब उन्हें फटकाते हुए कहते हैं, इस साल पास हो गए और दर्जे में अव्वल आ गए तो तुम्हें दिमाग हो गया है। अगर भाईजान घमंड तो बड़े बड़े का नहीं रहा, तुम्हारी क्या हस्ती है। यानी कि भाई साहब यहाँ लेखक को फटकारते हुए यानी डांटते हुए फिर से अपना उपदेश देना शुरू कर दिया और उन्होंने अनेक प्रकार के उदाहरण भी दिया। वे ये कहते हैं, इतिहास में रावण का हाल तो पढ़ा ही होगा, उसके चरित्र से तुमने कौन सा उपदेश लिया या यूं ही पढ़ गए। सहज इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज़ नहीं, असल चीज़ है बुद्धि का विकास। बड़े भाई साहब छोटे भाई के हाव भाव को ये परिवर्तन को देखकर उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि परीक्षा में पास हो जाना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात तो होती है बुद्धि की विकास। यानी कि यदि कोई व्यक्ति अपनी परीक्षा पास कर ले किंतु उससे अच्छे बुरे में अंतर करना ना आए तो उसकी पढ़ाई व्यर्थ है। ज्ञान से बुद्धि का विकास करना ही असली शिक्षा है। समझ में आ गया बच्चों? अब आगे देखते हैं, जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो। रावण भूमंडल का स्वामी था, ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती कहते हैं। आजकल अंग्रेजों का राज्य विस्तार बढ़ा हुआ है पर उन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते। यानी कि वो पढ़ाई का उद्देश्य को समझाते हुए कहते हैं, अनेक उदाहरण देते हुए कहते हैं कि रावण भूमंडल यानी कि इस पृथ्वी का चक्रवर्ती राजा था। चक्रवर्ती का अर्थ है जिसका साम्राज्य चारों दिशाओं में फैला हुआ हो। संसार के सारे मही उसे कर देते थे यानी डरते थे। बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे। आग और पानी के देवता भी उसके दास थे। मगर उसका अंत क्या हुआ? घमंड ने उसका नाम निशान तक मिटा दिया। नाम निशान मिटा देने का अर्थ है सब कुछ नष्ट कर देना। यानी कि रावण के घमंड के कारण उसका सब कुछ अंत हो गया, सब कुछ नष्ट हो गया। कोई उसे चुल्लू भर पानी देने के लिए भी ना बचा। चुल्लू भर पानी देने का अर्थ है कठिन समय में साथ देना। आदमी जो कुकर्म चाहे करे पर अभिमान ना करे। कुकर्म का अर्थ है बुरा काम, अभिमान का माने गर्व ना करे। इतराए नहीं, इतराना का अर्थ भी गर्व करना है। अभिमान किया और दीन दुनिया से गया। कहने का तात्पर्य है अभिमान करने से सब कुछ नष्ट हो जाता है। अब आगे कहते हैं, शैतान का हाल भी पड़ा होगा। उसे यह अभिमान हुआ था कि ईश्वर का उससे बढ़कर सच्चा भक्त कोई नहीं है। यानी कि वो अपने आप को ईश्वर का सबसे बड़ा भक्त मानता था। अंत में यह हुआ कि ईश्वर से नरक में ढकेल दिया गया। आगे कहते हैं, साहिरुम ने भी एक बार अहंकार किया था, भीख मांग मांग कर मर गया। तुमने तो अभी केवल एक ही दर्जे पास हुए हो, पास किया है और अभी से तुम्हारा सिर फिर गया है। सिर फिरने का अर्थ है घमंड होना। तब तो तुम आगे बढ़ चुके। यह समझ लो तुम अपनी मेहनत से नहीं पास हुए। अंधे के हाथ बटेर लगी। अंधे के हाथ बटेर लगना का अर्थ है अयोग्यों को कोई महत्वपूर्ण वस्तु मिल जाना। मगर बटेर केवल एक ही बार हाथ लग सकती है, बार बार नहीं ले सकती। कभी कभी गुली डंडे में भी अंधा चोट निशाना पड़ जाता है। इसका अर्थ है बच्चों, अचानक ही कोई चीज़ मिल जाता है, इससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं हो जाता। सफल खिलाड़ी वही होता है जिसका कोई निशाना खाली ना जाए। यानी कि लेखक के इस बार जो प्रथम आने पर उन्हें वो इत्तेफाक मानते हैं, उनका वो परिश्रम कदापि नहीं समझते। आगे वो अपने फेल होने का कारण भी बता रहे हैं। मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों पसीना आ जाएगा। जब अलजबरा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे और इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। बादशाहों के नाम याद रखना आसान नहीं। 8 हेनरी हो गुजरे हैं,
कौन सा कांड किस हेनरी के समय में हुआ, क्या यह याद कर लेना आसान समझते हो? हेनरी 7वें की जगह हेनरी 8वां लिखा और सब नंबर गायब। लोहे के चना चबाना का अर्थ है बच्चों माने बहुत कठिनाई उठाना। हो किस ख्याल में दर्जनों जेम्स हुए हैं, दर्जनों विलियम, करोड़ों कुड़ियों चार्ल्स। दिमाग चक्कर खाने लगता है, आंधी रोक हो जाता है। इन अभागों को नाम भी ना जुड़ते थे, एक ही नाम के पीछे दोयम सोयम चहारुम पंचुम लगाते चले गए। मुझसे पूछते तो 10 लाख नाम बता देता। यानी कि वो कहते हैं कि अलजब्रा और ज्योमेट्री यानी कि बहुत ही मुश्किल विषय होता है, उसे बहुत माने परिश्रम करना पड़ता है। और इतिहास के नाम याद रखना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उनके जो नाम दिए जाते हैं ये सब नाम याद रखने के लिए उनकी दिमाग चक्कर खाने लगते हैं, यानी कि वो याद नहीं रख पाते हैं। अब ज्योमेट्री तो बस खुदा ही पनाहा। अब ज की जगह अजब लिख दिया और सारे नंबर कट गए। कोई इन निर्दयी मुमतिहीनों से नहीं पूछता कि आखिर अज अब ज और अजब में क्या फर्क है। मुमतिहीनों का अर्थ है परीक्षकों से। और व्यर्थ की बातों के लिए क्यों छात्रों का खून करते हो? दाल भात रोटी खाई या भात दाल रोटी खाई, इनमें क्या रखा है? मगर इन परीक्षकों को क्या परवाह, बहुत तो वही देखते हैं जो पुस्तक में लिखा होता है। चाहते हैं कि लड़के अक्षर अक्षर रट डालें, और इसी रटंत का नाम शिक्षा रख छोड़ा है। और आखिर इन बेसिर पैर की बात के पढ़ने से फायदा, यानी कि वो आज का ये रटन विद्या को माने आधारहीन और बेकार मानते हैं। बेसिर पैर की बातें यानी कि बेकार की बातें, आधारहीन बातें। अब भी अनेक विषय की मुश्किलों के बारे में बता रहे हैं। दिया समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम ना हो। अब आप कापी सामने खोलो, कलम हाथ में लिए उसके नाम को रोइए। कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी बात है, इससे आदमी के जीवन में संयम आ जाता है, दूसरों का उस पर स्नेह होने लगता है और उसके कारोबार में उन्नति होती है। लेकिन इन जरा सी बात पर 4 पन्ने कैसे लिखें? जो बात एक वाक्य में कही जा सके उसे 4 पन्ने में लिखने की जरूरत, यानी कि जरूरत क्या है? मैं तो इसे हिमाकत कहता हूँ। हिमाकत का अर्थ है बेवकूफ़ी। यह तो समय की किफ़ायत नहीं बल्कि उसका दुरुपयोग है। किफ़ायत का अर्थ है बचत, यानी कि इसी तरह से समय की पाबंदी के ऊपर 4 पन्ने लिखने के लिए जब कहा जाता है उसे समय का बर्बादी वो मानते हैं। हम चाहते हैं आदमी को जो कुछ कहना हो चटपट कह दे और अपनी राह चले, मगर नहीं, आपको 4 पन्ने रंगने पड़ेंगे, यानी कि लिखने पड़ेंगे, चाहे जैसे लिखिए। और पन्ने भी पूरे फुल स्केप आकार के। यह छात्रों पर अत्याचार नहीं तो और क्या है? अनर्थ तो यह है कि कहा जाता है संक्षेप में लिखो। समय की पाबंदी पर संक्षेप में एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम ना हो। ठीक, संक्षेप में तो 4 पन्ने हुए नहीं, शायद 100-200 पन्ने लिखवाती। तेजी भी तोड़ाए और धीरे धीरे भी। है उल्टी बात है या नहीं? बालक भी इतनी सी बात समझ सकता है, लेकिन इन अध्यापकों को इतनी तमीज़ भी नहीं। उस पर
दावा है कि हम अध्यापक हैं, मेरे दर्जे में आओगे लाला तो ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे। पापड़ बेलने का अर्थ है कठिन काम करना, और तब आटे दाल का भाव मालूम होगा। आटे दाल का भाव का अर्थ है कठिनाई का सामना करना। इस दर्जे में अव्वल आगे हो तो जमीन पर पाँव नहीं रखते। जमीन पर पाँव ना रखना का अर्थ है बहुत खुश होना, यानी कि बहुत खुश हो रहे हो। इसीलिए मेरा कहना मानिए, लाख फेल हो गया हूँ लेकिन तुमसे बड़ा हूँ। संसार का मुझे तुमसे कहीं ज़्यादा अनुभव है। जो कुछ कहता हूँ उसे गिरह बांधिए, नहीं पछताएगा। गिरह बांधना का अर्थ है अच्छी तरह से मन में बैठा लेना। इसे मन में बैठा ले, नहीं तो आगे तो पछताएगा। भाई साहब ये छोटे भाई को कह रहे हैं, यानी कि बड़ा भाई हमेशा अपने छोटे भाई से बड़े होने का सम्मान चाहता है, चाहे वो लाख फेल क्यों ना हो, क्योंकि वो समझता है कि उसका अनुभव उससे ज़्यादा है। स्कूल का समय निकट था। नहीं ईश्वर जाने यह उपदेश माला कब समाप्त होती। भोजन आज मुझे निस्वाद सा लग रहा था, यानी बड़े भाई की बात ये सब कटु वचन सुनकर उन्हें आज का भोजन निस्वाद यानी कि स्वाधीन लग रहा था। जब पास होने पर यह तिरस्कार यानी कि अपमान हो रहा है, तो फेल हो जाने पर तो शायद प्राण ही ले लिए जाएं, यानी कि शायद ही मार डालते। भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींचा था उसने मुझे भयभीत कर दिया। तो ये जो विभिन्न विषय पर उन्होंने सीख दी है यानी समझाया है, तो इससे वो भयभीत वो हो गए हैं। अब स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा। तो वो कह रहे हैं कि ये विषय के बारे में सुनकर कैसे मैं स्कूल छोड़कर नहीं भागा, यही ताजुब है यानी कि हैरानी की बात है। लेकिन इतने तिरस्कार पर भी पुस्तकों में मेरी अरुचि ज्यों की त्यों बनी रही। भाई साहब की लाख समझाने पर भी लेखक का मन पुस्तक में नहीं लगता था। खेल कूद का कोई अवसर हाथ से जाने नहीं देता, यानी कि उनकी रुचि खेल में ज्यों की त्यों थी। पढ़ना भी मगर बहुत कम, माने वो पढ़ते भी थे लेकिन बहुत कम पढ़ते थे। बस इतना कि रोज टास्क पूरा हो जाए और दर्जे में जलील ना होना पड़े, यानी कि क्लास में फेल ना होना पड़े, बस इतना ही वो पढ़ाई करते थे। अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ था वह फिर लुप्त हो गया और फिर चोरों का सा जीवन काटने लगा। यानी पास होने पर जो उनका जो कॉन्फिडेंस बढ़ गया था, विश्वास बढ़ गया था, वो भाई साहब की इस वचन को सुनकर, इस कटु वचन को सुनकर वो क्या होता है, वो लुप्त हो जाता है। यानी कि उनकी विश्वास अब अपने पर नहीं रहती और वो क्या करते हैं, वो चोरों का सा जीवन काटने लगा। यानी कि भाई साहब से इसी तरह से वो फिर डर के जीते थे। बच्चों, इस पाठ में जो विभिन्न विषयों पर अनेक प्रकार की जो समस्या को बताई गई है, इस पाठ में आधुनिक शिक्षा प्रणाली के ऊपर तीखी माने व्यंग किया गया है। इस प्रकार की शिक्षा प्रणाली में बालकों की मौलिकता नष्ट हो जाती है, उसका स्वाभाविक विकास नहीं हो पाता। और वे ये भी कहते हैं इस शिक्षा प्रणाली बेसिर पैर की बातें पढ़ाई जाती है जिससे कोई लाभ नहीं होता है। ठीक है बच्चों ये पाठ तुम्हारे समझ में आ गया होगा। हम फिर नेक्स्ट क्लास में आगे चर्चा करेंगे। जो भी पढ़ाया और समझाया गया अच्छी तरह से उसे तुम पढ़ और समझ लेना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।